नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर पूर्व, जिसे भारत का गहना कहा जाता है, जहां की चाय से हर भारतवासी की सुबह शुरू होती है, जहां प्रकृति अपना जादू बिखेरती है, जहां पर चेरापूंजी है, मासीन राम है, गुवाहाटी है, अगरतला है, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा अध्याय लिखा गया। आज वही पूर्वोत्तर सुलग रहा है, झुलस रहा है। सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाने वाला पूर्वोत्तर आज जल रहा है। असम से लेकर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अब फिर नागालैंड, यानी कि भारत का उत्तर पूर्वी अंचल के सभी इलाके एक एक करके कभी हिंसा तो कभी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको याद ही होगा असम मिजोरम सीमा पर कैसे पुलिसकर्मियों को गुस्साई भीड़ ने बेरहमी से खत्म कर दिया था। फिर अगरतला में कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और अब 4 और 5 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और असम राइफल्स की कार्रवाई में ओटिंग गांव और मोन हेडक्वार्टर में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल 14 लोगों ने इस कार्रवाई में अपनी जान गंवाई है, वहीं एक जवान भी शहीद हुआ। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई और हिंसा को लेकर देश भर में आग लगी। विपक्ष ने जहां नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर राजनीति करने की कोशिश की, तो वहीं राज्य के सीएम नेफ्यू रियो ने केंद्र सरकार से AFSPA यानी कि अफसपा हटाने की मांग की, जिसके कुछ घंटों बाद लोकसभा में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह को साफ कर देना पड़ा कि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यानी कि साफ है, नागालैंड में भड़की हिंसा ने कहीं ना कहीं अफसपा कानून के मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया है। इस मुद्दे पर एक बार फिर से बहस को छेड़ दिया है। अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जो 1958 में भारत सरकार ने लागू की, जो कि सेना और असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में उग्रवाद रोकने की स्पेशल शक्ति देता है। लेकिन कानून लागू होने के बाद से ही इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। हाल ही के दिनों में इस कानून को त्रिपुरा, अरुणाचल और मेघालय से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी ये उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में अब तक लागू है, जहां पर इसके खिलाफ आवाजें लगातार होती रही है। फिलहाल तो नागालैंड सरकार और केंद्र सरकार ने 14 लोगों की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन यह घटना सुरक्षा बलों के रवैये और अफसपा के दुरुपयोग को लेकर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि नागालैंड में हुई हिंसा क्या अफसपा का छाया मुद्दा। लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए लोकसभा में क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलाई, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिक पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुना आपने अमित शाह को। और भी बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए, मसलन नागालैंड में हुई हिंसा क्या अफसपा का छाया मुद्दा? बड़ा सवाल, क्योंकि अब एक बार फिर से नए सिरे से अफसपा पर बहस छिड़ गई है। ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। 14 लोगों की हत्या क्या बना विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा? ये भी गंभीर सवाल। सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट, क्या है अफसपा का सीन? गलत पहचान क्यों उठी अफसपा को हटाने की मांग? सुरक्षा बलों को शक्ति क्या हो रही है वाकई में कोई बहुत बड़ी गलती?
आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता अश्वनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमन झा मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। राहुल लालजी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्वनी शाही जी आपके साथ। देश का पूर्वोत्तर, देश का गहना क्यों जल रहा है, क्यों सुलग रहा है, क्यों आप स्थिति को कंट्रोल में नहीं कर पाए, क्यों इसे भाप नहीं पाए? शिल्पा जी, ये घटना जो हुई उसके लिए मैं सबसे पहले सभी मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और उसमें शहीद हुए एक सेना के जवान को भी मेरी संवेदनाएं, श्रद्धा सुमन। 1997 में सबसे बड़े उग्रवादी संगठन SNCN के साथ जब समझौता हुआ इस भारत सरकार का, और कह सकते हैं कि एक युद्ध था दोनों तरफ से, जितने भी उग्रवादी संगठन वहां थे, तो क्या सरकार ने उस पर किया क्या? जाकर के 2015 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई, उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हुआ। उस एग्रीमेंट में ये पॉइंट्स रखे गए कि हम धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेंगे और शांति कैसे यहाँ आ सकती है। 2017 में कुछ और के नाम जब सम्मिलित कर लिए जाते हैं, उसमें 7 संगठन थे। उसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी बिगड़ी, और आज जो नागालैंड की स्थिति है, ऐसा नहीं है पक्ष विपक्ष है, वहां सरकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार बनाई है, सारे राजनीतिक दलों की सरकार है, वहां विपक्ष है। ऐसी परिस्थिति में यदि तो कोई कानून लागू होता है तो ऐसा नहीं केंद्र सरकार उसको थोपती है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट एक समीक्षा करके केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि यहाँ ऐसा लागू किया जाए, उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेती है। तो क्या इस समय जब 2020 में, अगस्त 2020 में ये सरकार बनी, निर्णय हुआ दोबारा 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाए, तो क्या वो राजनीतिक दल उसमें सम्मिलित नहीं है, जहां सरकार जिस समय सरकार इस समय है वहां पे? दूसरी बात, 1997 से 2015 तक क्या हुआ, किन की सरकारें रही? आप छोड़िए, बहुत पुरानी बातें छोड़िए कि 1958 में ये कानून आया और ऐसे हुआ, इतने राज्यों में लागू हुआ, आप छोड़िए उसको। 1997 से 2015 और 2014 से बीजेपी की सरकार है। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में जब कोई सिस्टम तैयार हो जाता है और उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार होता है, तो 15 साल हो गई। उस 6 साल में क्या हुआ? ये कम से कम भारत सरकार इस बात को बताए कि वहां की सरकारों के साथ उग्रवादी संगठनों से मिलने के बाद जो फॉर्मूला तय हुआ, उस फॉर्मूले से क्या शांति की तरफ बढ़े। आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां से हम चले थे। इस पर मैं सीधा जवाब चाहूंगी अश्वनी शाही जी से, उसके बाद रमन जी आती हूं आपके पास। जी देखिए, कौशिक जी की समीक्षा जैसे भी हो, इन्होंने सरकार से सवाल पूछना था, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में सवाल पूछेंगे, लेकिन जो कानून बनाए जाते हैं हम लोग यहां बैठकर समीक्षा कर सकते हैं। वस्तु स्थिति से अवगत होना, वहां पर जो सरकार चला रहा है, केंद्र में सरकार चला रहा है, जो सेना वहां की जिसके हाथों में वहां की कमान है, जिसको दी गई है, वस्तु स्थिति वो बताती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कौशिक जी कि जब तक हम लोग वहां के भौगोलिक स्थितियों से भिज्ञ नहीं होंगे, आपने कहा कि एक उग्रवादी संगठन ने 2015 में सरेंडर कर दिया, तो क्या खत्म हो गया सारा उग्रवाद? ऐसा नहीं है, बहुत से उग्रवादी संगठन हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं, उन्हीं संगठनों के साथ जिन्होंने समर्पण किया था, जिन्होंने समझौते किए थे, आज 7 सिस्टर्स में जो विकास की गंगा बहाई गई है, वो आप जाकर एक बार देख लीजिए क्या स्थिति है। अब धीरे धीरे आज भी लगभग ये मान लीजिए हर साल कुछ न कुछ सरेंडर होते हैं और वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जैसे अरुणाचल में मैंने कहा, सिर्फ 8 थाना क्षेत्रों में ये कानून रह गया है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें वहां शांत हो रही हैं, धीरे धीरे वो कानून को हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ राजनीति नहीं होती है। मैं तो बहन ने तो ये सवाल पूछा कि 2015 में आदरणीय मोदी जी के समक्ष जो जिस तरीके से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हुआ, उसके बाद की मैं पूछ रहा हूं कि 6 साल हो गए ना, 6 साल में हुआ क्या? सरकार ने निर्णय क्या लिया?
आज कितनी भी गंभीरता स्थिति से वो इस पर काम है। किया। आज आपके आप 2020 विकास की हुआ अगस्त की वहाँ। बात कर रहा हूँ। 6 साल अमित में शाह विकास जी, हुआ सुन लीजिए ना, वहाँ। आप सुन लीजिए ना मुझे, आप थोड़ा सा 2 मिनट। कौशिक अमित जी। शाह जी के नेतृत्व में वहां सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग होती है और वहां सर्वसम्मति सारे राजनीतिक दल सरकार में आ जाते हैं। आप भी आ जाते हैं उसमें, बहुत ज्यादा सीटें आपकी नहीं है। ठीक है सर। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि ऐसी दुर्घटना हो तो मुझे लगता है सवाल उठते हैं उस पर। ठीक है, सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव साहब, आपका रुख करते हुए, आप इस स्थिति को किस तरह से आंक रहे हैं? पूर्वोत्तर में जिस तरह से ये आग लगी हुई है, कैसे इसे शांत किया जा सकता है? और अफसपा कानून को लेकर ये जो पूरी बवाल छिड़ा हुआ है, ये बहस छिड़ी हुई है, आपकी राय में क्या ये हटना जरूरी है या फिर अभी इसे बरकरार रखा जाना चाहिए? शिल्पा, मेरी अपनी राय है पूर्वोत्तर के बारे में। पूर्वोत्तर को भारत से काट के दूर जानबूझ के रखा गया पिछले 7 दशकों में। कभी भी भारत से इसको जोड़ने की कोशिश नहीं की। नेहरू के समय तो भारतीय सेना पे छोड़ दिया गया था कि वही इसकी सवाल हल करे। ये केवल डॉक्टर लोहिया जब गए थे नागालैंड सब इलाकों में, वहाँ सत्याग्रह करके उनको भारत से मिलाने की कोशिश की थी, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से और दिली रूप से ये कोशिश की थी। नागालैंड तो हमेशा बागी रहा, छोड़ दिया गया सेना पर उसको। लेकिन कोशिश अब हो रही है कि चीन और बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान वाले वहाँ बवाल करते थे, विद्रोह की कोशिश करते थे, लेकिन उसको भी दमन किया गया, समझाने की कोशिश नहीं हुई। नागालैंड एक जीवंत समस्या है जो भारत का हिस्सा है, भारतीय है, सिर्फ उनकी राजभाषा अंग्रेजी है, ईसाइयों का बहुमत है। इसके माने ये नहीं कि भारत से दूर है, लेकिन भारतीय दिल्ली सरकार की नीति ऐसी रही कि हमेशा नागालैंड को दूर रखने की साजिश की गई, जो रोकना चाहिए था। अब जाके कुछ जो खुल किया है, व्यापारी लोग, राजस्थान के व्यापारी वहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ शिल्पा में बताना चाहता हूँ, आसाम राइफल सारे खुराफात की जड़ है। आसाम राइफल्स एक अनुशासनहीन फौजी ताकत हो गई है, इसको नहीं संभाला जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं हुई है, इस प्रकार घटना पहले ही वहाँ हो चुकी है और असंतोष पैदा हुआ है। एक निर्वाचित चुनी हुई सरकार को इज्जत करना होगा भारत सरकार को भी, जो नहीं हो रहा है। अब आसाम राइफल को ऊपर रखेंगे नागालैंड की चुनी हुई सरकार से, ये प्रश्न है। लोकतांत्रिक मांग है कि इसका भी हल हो। ठीक है सर। राहुल लाल जी, आपके पास आते हुए जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क, आखिरकार वहां ये सब क्यों हो रहा है और अब वहां पर अफसपा को हटाने की मांग इतनी प्रबल क्यों उठने लगी? राहुल लाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा उनसे कट गया है। एक बार फिर से सुनील कौशिक जी, आप ही के पास आते हैं सवाल के साथ। नहीं, बिल्कुल शिल्पा, देखो समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। और मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तमाम कानूनों की समीक्षा हुई है और तमाम कानूनों को हटाने के लिए संविधान से एक प्रारूप भी तैयार हुआ है। यदि ऐसे अधिकार आपने सरकार को, सेना को दे रखे हैं, अब जैसे इसी घटना की हम बात कर रहे हैं, चाहे नेफ्यू रियो साहब मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हों, लेकिन इस एक्ट में है कि यदि सेना से गलती भी होती है तब भी उनको दंडित नहीं किया जा सकता। तो यदि इसी मुद्दे पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। 14 लोगों की हत्या क्या बना विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा? सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट, क्या है अफसपा का सीन? गलत पहचान, क्यों उठी अफसपा को हटाने की मांग? सुरक्षा बलों को अथाह शक्ति, क्या हो रही है बड़ी गलती? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए फिर से मैं पैनल का रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए। एक बार फिर से डॉक्टर सुनील कौशिक, आप ही के पास आते हुए, क्या वाकई में जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था, गलती हो रही है? अथाह शक्ति अगर किसी को मिल जाएगी तो उसका मिसयूज होना ही है, कुछ ऐसा ही होता हुआ और उसी का कारण कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। नहीं, ये तो यदि हम सारे कानूनों की समीक्षा करें, मतलब प्रत्येक कानून की, तो जब कोई कानून या हमारा देश का संविधान किसी को ज्यादा अधिकार देता है तो उसके दुरुपयोग तो होते ही हैं। और ये कई कानूनों में समीक्षा होकर निकल के आई है। तो जो सेना को ज्यादा वहां अधिकार दिए गए हैं तो निश्चित तौर से सारी सेना खराब नहीं हो सकती, लेकिन सेना में कुछ लोग हो सकते हैं जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या जहां हम कह सकते हैं कि
जो ये कानून लागू है वहाँ तमाम सेना पे आरोप लगते रहे हैं, और इस तरीके के आरोप लग सकते हैं कि हम लोग कह भी नहीं सकते। सेना के सम्मान में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ये समझना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट सरकार के पास आती रहती हैं, समीक्षाएं होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लूपहोल यदि सरकार को दिखाई देते हैं तो उनको भरा जा सकता है। और जब तक आप ईमानदारी से समीक्षा नहीं करेंगे, केवल आप पॉलिटिक्स देखेंगे कि हमारी सरकार बनेगी कैसे या हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं, यदि इस आधार पर आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक 70 साल में समस्या खत्म नहीं हो पाई। ऐसे भी 100 साल और लग जाएंगे फिर भी समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन आप बिल्कुल कह सकते ईमानदारी से जो चश्मा पहन करके यदि वहाँ की समस्याओं की आप तुलना करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो ऐसा नहीं है किसी का समाधान नहीं हो सकता है। और पिछले 3 साल का भी यदि आप रिकॉर्ड उठा के देखें 2019 से 2021 तक का, तो वहाँ की घटनाओं में कमी आई है। ऐसा नहीं है घटनाएं बढ़ रही हैं, घटनाओं में कमी आई है, लेकिन मुझे और अधिक काम करने की सरकार को आवश्यकता है। और अधिक काम करने की सरकार को आवश्यकता है। अश्विनी शाही जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? क्योंकि स्वीकार करेंगे तभी तो वहां पर इस तरफ, इस दिशा में काम को आगे बढ़ा पाएंगे। शिल्पा जी, कौशिक जी ने जो ये बात कहा कि ठीक है, मैं उस चीज को मानता हूं कि कमी आई है, चीजों में कमी आई है और काम करने की जरूरत है, तो सरकार वही कर रही है। जहां जहां शांति कायम हो रही है सरकार वहां से इस कानून को हटाएगी और एकदम हटाएगी। और आज हम तो चाहते हैं कि वहां अमन चैन कायम हो जाए और वहां से ये हटा लिया जाए, ये हमारी भी इच्छा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने देश में अपने सेना के जवान जो है किसी को भून दे, वो बाद में पता चले वो निर्दोष निकले। चूंकि ये सारे बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं और यहाँ पर शांति बहाली, और देखिए उग्रवादियों की इतनी बड़ी संख्या थी, तो इस आखिर जब ये कानून बना होगा तो कुछ जानबूझकर बना होगा ना। उसका प्रयोग देखिए पंजाब में कितना बढ़िया किया गया, पंजाब में किया गया, उसके बाद हटा भी लिया गया 97 में। तो चीजें ऐसा नहीं है कि कोई दुरुपयोग हो रहा है और उसका। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सभी लोग एक से नहीं होते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये सबका परम कर्तव्य होता है, कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं, क्योंकि कोई आतंकवादी हमला नहीं था। ये बैरियर तोड़कर आगे जा रहे हैं, ये नॉर्मल सी घटना है कि अगर सेना को ये निर्देशित किया गया है कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध लगे तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और आवश्यकता लगी तो गोली मार सकते हैं। ठीक है, रमन झा जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई गलती से चलाई हो सकता है जानबूझकर चलाई, वो रुके नहीं, उसके बाद सेना ने त्वरित कार्रवाई कर दी। देखिए हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 14 लोगों की इसमें जान चली गई है। बाद गलती भी आएगी सामने और अगर मजबूरी होगी तो मजबूरी भी सामने आएगी। रमन झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमन जी देखिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इस कानून के तहत यह सेना को विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और बिना राज्य सरकार को या राज्य प्रशासन को या राज्य पुलिस को अनुमति के बिना या उन्हें सूचना देने के बिना। लेकिन यह भी है कि इस कानून के तहत गिरफ्तार किए हुए लोगों को 48 घंटे के भीतर या 24 घंटे के भीतर आपको स्थानीय जो प्रशासन है उससे सपुर्द करना पड़ता है या उन्हें सूचना देनी पड़ती है, ये है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें साफ तौर पे कई अखबार में आया है कि सेना को ये सूचना मिली थी कि पड़ोसी देश से कुछ उग्रवादी नागालैंड में घुस के कुछ दुर्घटना करने वाले हैं और सेना पहले से वहां घाट लगा के बैठी हुई थी जी। और ऐसी स्थिति में सेना को जो मजदूर कोयला के खदान से, जो नाबालिग भी कहे जाते हैं कि नाबालिग थे, जो कोयला के खदान से काम करके मजदूर आ रहे थे, उनके ऊपर शायद सेना के पहचानने में भूल हुआ हो या कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, दुखद है, और 14 लोगों की जान गई। फिर सेना पर वहां के लोगों ने रिटेलिएट किया, आक्रमण किया। वहां के बस्ती के जो लोग थे, ओटीन बस्ती वहां बगल में, ओटीन बस्ती की जगह है महू जिले की, जहां और सेना ने अपने बचाव में कहिए या फिर सेना ने फायरिंग किया और कई लोगों की जान गई। लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि शांति आई है और इस तरह की इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, तो मैं उन्हें कहूं इंटेलिजेंस फेल्योर जब आपके नॉर्थ ईस्ट में ही एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के भी लंबी उस तरह से सीमा विवाद चल रहा है और कई घटना पहले भी असम और मिजोरम की बात कर रहा हूं मैं कि असम, मिजोरम, असम, नागालैंड, असम, मेघालय का भी बहुत बड़ा सीमा विवाद है। डेली वहाँ फायरिंग होती है, एक राज्य की पुलिस राज्य की पुलिस फायरिंग करती है, 6 असम पुलिस के जवान शहीद हो गए। दूसरी चीज है कि ये जो घटना हुई है यह दुखद है। मैं सेना भी वहाँ विकट परिस्थिति में काम करती है,
तो आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? एफ-सपा को वहां से तुरंत हटाया जाना चाहिए? कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? रमन झा जी, हम चाहते हैं कि एफ-सपा जो है, एफ-सपा को केंद्र सरकार लगाती है 6-6 महीने के लिए, हाँ, और अभी हमारे कहते हैं 6-6 महीने के लगाती है, और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं अभी वहाँ, जो डिफेंस के जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, समीक्षा जरूर करनी चाहिए। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इस पर अश्विनी शाही जी जवाब दे रहे हैं, और अपनी उसके बाद मैं करूंगी के विक्रम राव साहब का, ताकि अपने ही देश के जवानों के गोली से अपने ही देश के नागरिक न मारे जाए, उनकी जान खतरे में न पड़ने पाए, उनकी जान न जाने पाए। ठीक है सर। आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वाहवाही लूटी थी, हाँ। उन्होंने शिल्पा जी, झा जी ने ठीक है, अभी रमन जी आपकी बात आ गई है, जवाब ले लेते हैं। मिला था आप जब कि वहां पर आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, सुनने का धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री जी ने नहीं, अभी शिल्पा जी का आदेश हुआ तो मैंने बोला भाई। झा जी, शिल्पा जी ने कहा जल्दी से, जवाब जल्दी देने से। के लिए, तो मैं जवाब दे रहा रमन जी, हूँ। आपने जो सवाल किया है, एक बार उसका मैं मैं सुन दूधा रहा पर जवाब था। ले लेती हूँ सर। शिल्पा जी ने लिया तो मैं बोल ठीक, रहा हूँ। शाही जी प्लीज। नागा, आप बताइए ना, नागा अकॉर्ड क्या हुआ? नागा अकॉर्ड तो केंद्रीय जी, गृह जी, मंत्रालय जी। से उठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय ले गया गया, पूरे फाइल को कि प्रधानमंत्री को किसने तो देखेंगे। ठीक है रमन जी, मुद्दा को solve अब करेंगे। सीधा क्या बस हुआ? आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा ना सर, जवाब भी तो चाहेंगे ना। शाही साहब जवाब हम दीजिए। नहीं चाहते हैं कि अच्छे सही, देखिए ये दुखद घटना है, हम नहीं शिल्पा- चाहते कि राजनीति हो, लेकिन हाँ बताइए। अभी झा जी ने कहा सीमा विवाद की बात की, और सीमा विवाद का ये मामला नहीं है। हाँ। इसमें इन्होंने नहीं माना कि इनपुट मिला था कि दूसरे देशों से लोग आ सकते हैं, और सेना वहां कॉम्बिंग करके बैठी हुई थी। तो ये जब अखबारों में आई है चेकपोस्ट ऐसी बात। को वहां से 2 चेकपोस्ट को तोड़ा गया लोगों के द्वारा, उसके बाद फिर जब गोलियां चलाई गई, नहीं, फिर वहां से फिर लोग आए। ये इन्होंने खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, तो जब हमारे और इनके बीच में आप गलत बोल रहे एक हैं। सूचना है, पहले जो सेना ने फायरिंग की थी, हमारे और आपके नहीं, बीच आप में जब गलत- एक ही गलत- सूचना गलत है, मत कीजिए। तो एसआईटी को आप- काम करने दीजिए। एसआईटी नहीं, काम आप करेगी, गलत- एसआईटी गठित कर दी गलत गई है, मत कीजिए, और गलत जो मत सत्य कीजिए। होगा वो रिजल्ट वो तो खैर एसआईटी की जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्या कुछ वहां पर हुआ था, किसकी गलती रही थी, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। के विक्रम राव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक गलत पहचान की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 14 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और अब सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं सेना को ये जो अथाह शक्तियां वहां पर दे दी गई उस पर, एफ-सपा पर। क्या विक्रम राव साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, ये जो जी सर, बोलिए। नजरिया रहा दिल्ली सरकार का, बड़ा सतही रहा है। कभी अन्य प्रदेशों की बात, नागालैंड भी भारत का प्रदेश है, क्या जरूरत तो आर्मी एक्ट लगा देगी, ये दिल्ली ने लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चालू रखे इसको। आप अपनी प्रजा, अपनी देश की जनता से बात करें। हाँ। तो आसाम राइफल प्रतीक है इस बात का कि नागालैंड की जनता को गुलाम की तरह रखा गया है, और इसीलिए हम जो बहुत सालों से जितने बैरियर एलियन और जितने लिखे लोग थे, जाया करते एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह, उनकी कोशिश थी कि पूर्वांचल को भारत का गुलदस्ता माना जाए, वो भारत का हिस्सा है। अब अर्जुन की ससुराल थी मणिपुर में, आज मणिपुर में बगावत हो रही, देखिए आप। परशुराम का इलाका रहा, जन्मभूमि रही है जमदग्नि आश्रम अरुणाचल में, क्या है वहाँ? इस प्रकार की चीजें भी दिल्ली की सरकार हृदयहीन हो गई है। कभी सोचा नहीं है कि ये पूर्वोत्तर भी भारत का हिस्सा है, इसको मिलाना चाहिए, और वहाँ नजरिया मानवीय होना चाहिए। तो वहां पर शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए क्या कुछ इंस्टेंटली किए जाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है राव साहब? एक पीस अदालत से आर्मी एक्ट पहले हट जाए, इसके बारे में काफी विरोध है, और असम राइफल में सुधार किया जाए। असम राइफल को बताना होगा जो अपने जनता लोगों को शासन नहीं कर रहे, उनकी मदद कर रहे हैं। जब तक ये नजरिया बुनियादी तौर पर ये वोट के लालची लोग दिल्ली में नहीं समझेंगे, पूर्वोत्तर अलग होगा, कट जाएगा, और खतरा है चीन का, चीन उस पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए जरूरी विक्रम राव साहब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं ससम्मान राव साहब आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि सेना को हटा लिया जाए।
अगर सेना सीमा पर नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? हम आप कलम से यहाँ पर नहीं काम चलाएंगे, हम झंडा लेकर नहीं कुछ कर पाएंगे। आपने तो ऐसी बात कर दी, सतही बात आपने कर दी और सरकार को सतही बात की बात कर रहे हैं। आज सरकार नहीं, वो सेना को हट की बात नहीं कर रहे हैं सर। ये जो सेना को आधार शक्तियां दी गई है 56 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और आज 7 सालों में भाजपा की सरकार ने पूर्वोत्तर में विकास की गंगा बहा दी है। क्या राव साहब, ससम्मान मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सही बात आप कर रहे हैं। गंगा तो काशी में परेशान है, गंगा तो काशी में परेशान है। क्या हुआ गंगा? ठीक है, इस पर रमन जी आऊंगी आपके पास। जाइए देखिए, जाइए पूर्वोत्तर जाइए देखिए, झा जी पूर्वोत्तर जाइए देखिए, आप गए नहीं हैं। आप 5 साल में कुछ नहीं किया है और 7 साल में जाकर देखिए क्या स्थिति है वहाँ। अरुणाचल से लेकर नागालैंड और मेघालय में क्या की हुई है, शानदार हो तैयार हो गई, परिवहन के साधन बढ़िया हो गए। आप लोगों ने तो राव साहब जो कह रहे हो आप कैसे की बात कह रहे हैं, आज की बात नहीं कह रहे राव साहब। एक बार उनको अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए राव साहब, प्लीज समाप्त। नजरिए से पूर्वोत्तर के राज्यों को देखना होगा। नागालैंड, यूपी, बिहार एक ही तरह के हैं। भारत की जनता है, भले उनकी नाक छपटी हो, मंगोलियन ब्लड हो, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में नजरिया नहीं बदलेगा। नागालैंड वाले बेंगलोर में गए थे, मारे गए। वहाँ क्यों मारे गए साहब? ये पता नहीं कहाँ से चाइनीज ना हो जाए। ये जब तक शैक्षिक रूप से विद्यार्थियों को नहीं बताया जाएगा पूर्वांचल भारतीय है, तब तक चीज के प्रभाव बढ़ता जाएगा। जैसे कश्मीरी कहते हैं, हाँ। हम क्यों भारत में रहे? हाँ। अब हमेशा में समझते हैं मुसलमान है बाहर के। हाँ। एक नेशनल इंटीग्रेटेड व्यू जरूरी है शिल्पा। हाँ। तब तक ये देश एक नहीं हो पाएगा। तब तक इस देश से ये परिस्थितियां नहीं हटाई जा सकती है। ठीक है, अश्विनी शाही से जी, कैसे आखिरकार वहां पर स्थिति शिल्पा जी देखिए शांति में की जाए? कोई तो आपके पास प्लान होगा। शिल्पा जी 56 साल में जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, आज 7 साल में एनडीए की सरकार वहां पर कर रही है। जो वहां के भौगोलिक स्थिति को आज देख रहा है, जो गया हो, यहां मैं कहता हूं कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर वहां पर उनका फ्रीक्वेंट आना जाना हो तो मैं थोड़ा सा आसाम और मेघालय के बारे में और क्या कहते हैं अरुणाचल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखता हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि देश की सरकार ने इस पहली सरकार है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों के मामले का मंत्रालय बनाया। वहां के लिए माननीय जितेंद्र सिंह जी मंत्री पहले तय किए गए थे। वहां के लिए बजट ऐलान हुआ और वहां पर विकास काम हुआ। गलत अश्विन जी, सही क्या है भाई? गलत 56 गलत रमन जी को क्या गलत लग रहा है? ले लेते हैं उसके वहाँ के से लेकर जितने लोगों को सरेंडर कराया गया उनके यहाँ विकास का काम किया जा रहा है। और ये कांग्रेसी जो देश भर इन्होंने कभी 7 सिस्टर्स को देश का अंग माना ही नहीं। इन लोगों ने सारा जो है नाटक कभी देश सेना को मिली शक्तियों पर सवाल उठाए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप दोनों से मैं के विक्रम राव साहब जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? पक्ष से भी विपक्ष से भी क्या कहना चाहेंगे? कैसे वहां पूर्वोत्तर में शांति बरकरार की जा सकती है, बहाल की जा सकती है? सर, केंद्रीय सरकार की नीति को बदलना होगा। ठीक है, ये सैन्य समस्या नहीं है। हाँ। जैसे नेहरू के समय थी, ये मानवीय समस्या है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश के अन्य भागों में भेजा जाए। ठीक है, पूर्वोत्तर के लोगों को कर्नाटक से, केरल से लेके यूपी में लाया जाए। ठीक है, राजा भारत ये है। जब तक उन्हें अलग रखा जाएगा वो म्यूजियम पीस बन जाएंगे, आजाद घर जैसे हो जाएंगे। क्या इंटीग्रेशन होगा, देश कैसे एक होगा? इन बातों पर सरकार को फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। रमन झा जी, आपका फाइनल कमेंट जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? पहले तो मैं यशवंत जी को कह दूं कि मैं पूर्वोत्तर से ही बोल रहा हूं और हाँ। पूर्वोत्तर राज्यों सभी राज्यों का मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप जो कुछ भी कहा विकास का, तो कभी आके देखिए कि क्या हाल है। ठीक, आपके सरकार ने, और यह पूरी तरह से सेंट्रल इंटेलिजेंस की फेलवर है। गृह मंत्रालय, मैं चाहता हूं कि अमित शाह को तो उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है, सीधे तौर पर गृह मंत्रालय जिम्मेदार, अमित शाह जिम्मेदार, त्याग पत्र देना चाहिए अमित शाह को। सीधा सा आपका जवाब अश्विनी शाही जी, जल्दी से फाइनल कमेंट अश्विनी शाही। समय नहीं मेरे पास इतना सर।
ये कांग्रेसी लोग कुछ भी जाते बोला जाते करते क्या चाहेंगे आप? अरे भाई साहब, 70 साल में कांग्रेस जो किया आप बेच रहे हैं। कांग्रेस ने विकास किया। आइए ना, असम के पेपर मिल को आपने नीलाम कर दिया। हम लोग देश को वास्तविकता से रूबरू कराते हैं और गुमराह कर 56 सालों में आप लोगों ने ठीक है, किया है। वास्तविकता क्या है क्या नहीं, ये जनता खुद तय कर लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन झा, के विक्रम राव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलाकर पब्लिक को अब ये तय करना है कि वो चाहती क्या है। नागालैंड में जिस तरह से पहला मामला इस तरह का नहीं सामने आया है, कई बार इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियां हैं कि बदलने का तैयार नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पक्ष और विपक्ष आपस में वहां पर पॉलिटिक्स पर उतर आता है, की तरफ कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, और जब तक मिल बैठकर इसका कोई समाधान नहीं होगा, शांति कैसे वहां पर बहाल की जाए, इस पर कोई प्लान तैयार नहीं होगा, तब तक संभवतः स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और वो परिवर्तन कब आएगा, ये आने वाला वक्त बता। फिलहाल इसके लिए राजनीतिक मंशा की और इच्छा शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है। अब वो कब तक डेवलप होती है उसके लिए भी करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.